Assalamu alaikum viewers. Welcome to another podcast by Center for Health Innovation and Transformation, which is a project of Unit Consultants. Here we promote health education. So today's topic is access to diabetes education. We have a number of panelists with us. Our panelists today are Professor Najmul Islam. He is an expert diabetologist with 34 years of practice at KKUH. He's done his MRCP, FRCP. He holds MRCS from Royal College of Physicians and Surgeons, Glasgow, and MSc in Surgical Sciences from University College, London. Dr. are you there? Dr. Najmul Islam? Is he here? No, he's not. I guess he's not here. Okay. Our next panelist is Dr. Muhammad Zafar Iqbal Abbasi. He has done his MBBS, Diploma in Diabetology, Diabetes Specialist, and faculty member of Bakai Institute of Diabetology and Endocrinology. Assalamu alaikum, Dr. Are you there? I guess he has also not joined yet. Dr. Najmul Islam joined. Yes. I will just name the other panelists, and the introduction we will do later on. Our third panelist is Dr. Nayar Jabeen. Then we have Dr. Zabala, and we have Dr. Babar Saeed. So, Dr. Najmul Islam, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sir, welcome to the podcast. Thank you for inviting. Another podcast project, which is Center for Health and Innovation and Transformation. So, would you like to say a few words on how can we educate on diabetes? Today's topic is access to diabetes. Diabetes education, if we are directing our discussion to patients who already are diabetic, then obviously the first thing, should we talk in Urdu or English? सर किसी भी लैंग्वेज में उर्दू में कर ले बेहतर है ताकि हर एक के लिए एक्सेप्ट कोई इशू नहीं है सर जी सर देखिए एजुकेशन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बेसिकली ये है कि डायबिटीज पेशेंट्स अपना डायबिटीज शुरू से कंट्रोल करें जब उनकी डायग्नोसिस हो उसके बाद से डिले ना करें कंट्रोल करने में क्योंकि जो पेचीदगियां हैं या कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज उसका ताल्लुक जो है वो डायबिटीज के दौरानिये से है और डायबिटीज के कंट्रोल से है। दौरानिये पे तो आपका कोई अख्तियार है नहीं, आज 5 साल हुआ है, 1 साल बाद 6 साल हो जाएगा, सो एंड सो फोर्थ। लेकिन कंट्रोल ऑफ डायबिटीज अगर आपने शुरू दिन से कंट्रोल रखा और उसको कंट्रोल मेंटेन किया तो आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज की या तो वो डिलेड हो जाएंगी या प्रिवेंट हो जाएंगी। तो लिहाजा मेरा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टू माय डायबिटिक पेशेंट्स यही है कि भाई टेक केयर ऑफ योर डायबिटीज फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, बिकॉज बाय द टाइम डायग्नोसिस होती है देयर इज एन एवरेज डिले ऑफ 6 years बिफोर अ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज इज मेड, सो दैट they may have complications at the start of the diagnosis or at the time of the diagnosis. So there's a important case once they are diagnosed, sugar control, diabetes controlling, maintain करें to prevent the complications of diabetes. सर आम पब्लिक में थोड़ी सी कंफ्यूजन पाई जाती है कि डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए टाइप 1 डायबिटीज जो है वो होती है जो आमतौर से बच्चों में या यंग लोगों में होती है। वैसे तो ये किसी वक्त भी स्टार्ट हो सकती है किसी भी एज में, लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों को होती है। और ये डायबिटीज जो है एक उसका पीक होता है जो कि 5 और 7, दूसरा पीक होता है वो हायर पीक होता है, वो अराउंड प्यूबर्टी होता है। ये 2 एजेस ऐसे हैं जिसके अंदर ये टाइप 1 डायबिटीज ज़्यादा शो अप करती है। अब ये टाइप 1 डायबिटीज है तो डायबिटीज ही, लेकिन उनको इंसुलिन चाहिए होती है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग के उनकी जो लुबे होते हैं जहाँ से इंसुलिन पैदा होती है उसके अंदर इंसुलिन पैदा करने की सलाहियत नहीं होती, तो लिहाजा उनको इंसुलिन पहले दिन से लगानी पड़ती है। उनमें टैबलेट्स का कोई रोल नहीं होता, परहेज और वॉक वगैरह तो
परहेज तो बहरहाल उसमें भी होता है, लेकिन गेम्स वगैरह यंग इनको हम इनकरेज करते हैं, वो सब कुछ होगा। लेकिन इनको इंसुलिन पे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे रहना है till the last day of their life, and they need a normal life if they take care of the diabetes from the very start. सर आमतौर पे ये जो टाइप 1 डायबिटीज है ये किस एज में ज्यादा क्लिनिशियंस के पास आता है बच्चा? देखिए ये अब पेडिट्रिशियंस के पास पहले होता है, इसलिए वो कि मैंने आपसे जैसे बताया कि 2 पीक्स होती हैं। एक अर्लियर पीक है जो कि 5 to 7 years ऑफ एज पर है, और एक लेटर पीक है जो कि अराउंड प्यूबर्टी है। तो ये दोनों एज के पेशेंट्स को पेडिट्रिशियंस देखते हैं। हम एज एन अडल्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो है उनको 18 एंड ऑनवर्ड्स देखते हैं उसको। तो प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा ये पेडिट्रिशियंस के पास होता है। Okay. सर टाइप 2 के बारे में बताइए, क्या मोर देन 90% केसेस हमारे पास टाइप 2 के ही होते हैं डायबिटीज के? जी जी, दुनिया भर में जो मेजॉरिटी डायबिटिक्स है जो आप हर वक्त देखते हैं वो टाइप 2 होती है। और वो परसेंटेज वेरी करता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब अमेरिका में जो है 90 to 95% इज टाइप 2 एंड 5 to 10% इज टाइप 1 डायबिटीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जो है 80 to 85% जो है वो टाइप 2 है, और 15 to 20% जो है वो टाइप 1 है। कोई करेक्ट फिगर्स तो नहीं है, लेकिन आई वुड से दैट 1 to 2% ऑफ आवर डायबिटिक्स आर टाइप 1, और बाकी जितने भी हैं वो टाइप 2 हैं। तो 98-97% जो है वो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, क्योंकि हमारे यहाँ टाइप 1 डायबिटीज रिलेटिवली लेस है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। सर इसमें सबसे ज्यादा रोल किस चीज का है जो डायबिटीज प्रोड्यूस कर रहा है? हेरेडिटरी या लाइफस्टाइल या कोई और वजह? देखिए टाइप 1 डायबिटीज में तो जेनेटिक्स का पार्ट बहुत कम होता है। टाइप 1 डायबिटीज जो बच्चों को होती है उसमें क्यों होता है ये ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन रिसर्च इज गोइंग ऑन। बेसिकली कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जरूर होती है, उसके साथ कोई इन्वायरमेंटल ट्रिगरिंग इवेंट होती है, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शंस हैं या बच्चे को यूज हो जाए, तो ये वो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जिससे ये बॉडी में एक प्रोसेस शुरू होता है जिसके जरिए जो वो लोबलोबे में जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं। ये तो टाइप 1 डायबिटीज हो गई। लेकिन जो आम वैरायटी डायबिटीज है टाइप 2 डायबिटीज, इसमें जो बुनियादी रीजंस हैं वो है जेनेटिक्स एंड ओबेसिटी, मोटापा। और ओबेसिटी क्यों हो रही है दुनिया में इतनी तेजी से? वो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारी तर्ज जिंदगी है, रहन सहन है, उसमें फिजिकल वर्क बहुत कम हो गया है, और खुराक हमारी ज्यादा हो गई है, जरूरत से ज्यादा हो गई है, यानी जितनी हमें चाहिए अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए उससे ज्यादा हम खा रहे हैं। नतीजा ये होता है कि एक्सेस जो है कैलोरीज जो है आप एज ए फैट डिपॉजिट हो जाती है, और हम वेट पुट अप करना शुरू कर रहे हैं। यही दुनिया में यही फिनोमेना है जिसकी वजह से ये डायबिटीज बहुत तेजी से दुनिया में बढ़ रही है। सर एक आम आदमी को क्या महसूस हो जो उसको फौरन क्लिनिशियन के पास जाना चाहिए या अपने कोई टेस्ट करवाने चाहिए या सस्पेक्ट करना चाहिए कि उसको डायबिटीज हो गई है? देखिए टाइप 2 डायबिटीज जो आम वैरायटी की डायबिटीज, उसके अंदर शुरू में तो कोई अलामत नहीं होती, कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो इसी वजह से उसमें एवरेज डिले है 6 साल का बिफोर द डायग्नोसिस इज मेड। तो आमतौर से ये लोग पकड़े जाते हैं जब कोई किसी मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं फॉर प्रायर टू ऑपरेशन फॉर सम रीजन, या कोई कहीं जॉब ले रहे हैं वहाँ टेस्ट हो रहा है तो पता चल गया कि डायबिटीज है, या उनकी फैमिली में डायबिटीज है तो उन्होंने कहा कि हम अपना टेस्ट करा लेते हैं, उसमें पता चला कि डायबिटीज है। तो आमतौर से इस तरह से पकड़े जाते हैं। लेकिन बाय द टाइम उनको सिम्टम्स डेवलप होते हैं, अलामात, वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी होती है उनकी डायबिटीज, जिसमें अलामात आपको पता है आप लोगों सबको कि पेशाब की स्थिति, प्यास की वजन का कम होना, धुंधलापन और इन्फेक्शंस वगैरह। तो ये सारी चीजें जब अलामात होती हैं तो बाय द टाइम वो अलामात होती हैं तो फिर फिजिशियन के पास जाके
तो लोग टेस्ट करके डायग्नोसिस हो जाती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें शुरू में कोई अलामात होती ही नहीं है, तो लिहाजा उसको डिटेक्ट करना आसान नहीं होता अनलेस के कोई सस्पिशन हो फैमिली हिस्ट्री की वजह से, या एम्प्लॉयमेंट चेकअप हो रहा है, इंजरी चेकअप हो रहा है तो पकड़ा जाता है। दैट्स हाउ इट कम्स टू नोटिस। सर फिर हम मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले मैनेजमेंट में जाहिर आप हेल्दी लाइफस्टाइल और शुगर इंटेक का कम करने का मशवरा देंगे, लेकिन उसके बाद हम कब मेडिसिन लेने का मशवरा देते हैं? देखिए, डायबिटीज अगर हो गई है किसी को, तो डायबिटिक पेशेंट्स को परहेज, एक्सरसाइज के साथ ही मेडिसिन शुरू, इंतजार नहीं किया जाता कि भाई उसको कुछ महीने की ट्रायल दिया जाएगा, नहीं। वेरी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम उनको परहेज और वर्जिश और या वॉक प्लस टैबलेट्स शुरू करते हैं। प्री डायबिटीज जो होती है, जो कि एक इंटरमीडिएट स्टेट है बिटवीन डायबिटीज एंड नॉर्मल पीपल, उसके अंदर हम सिर्फ परहेज और वॉक यूजुअली रेकमेंड करते हैं, टैबलेट्स वगैरह कम इस्तेमाल करते हैं। और सर इंसुलिन कब इस्तेमाल करनी पड़ती है? देखिए, हर आदमी का, हर डायबिटिक पेशेंट का एक टारगेट सेट होना चाहिए कंट्रोल का, और यूजुअली जो हम उसके लिए यूज करते हैं वो HbA1c एक टेस्ट होता है, वो इस्तेमाल किया जाता है टू असेस द डायबिटीज कंट्रोल। तो जब उसका हमने टारगेट सेट किया है, से फॉर एग्जांपल हमने 7% HbA1c उसका सेट किया है कि भाई तुम्हारा टारगेट HbA1c का 7% होना चाहिए, तो अगर वो अचीव नहीं कर रहा है और हमने टैबलेट्स एक दूसरी तीसरी टैबलेट्स इस्तेमाल कर ली है और उसके बावजूद मामला कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो दैट इज द टाइम टू स्टार्ट इंसुलिन। वी शुड नॉट डिले इट। थैंक यू सो मच सर। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? एक कोई आम मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? जी देखिए, पब्लिक को तो यही मैसेज है कि भाई मैंने जो पहले बात की थी कि भाई जिनको नहीं हुई है डायबिटीज, यानी उनके खानदान के लोग वो हैं अच्छे जवान जिनको अभी डायबिटीज नहीं हुई लेकिन पेरेंट्स को डायबिटीज है, तो वो अपने आप को डायबिटीज से प्रिवेंट करने की कोशिश करें। अब वो कैसे प्रिवेंट करेंगे? वो हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके और अपने वजन को नॉर्मल रखकर। ये करने से शायद उनकी डायबिटीज जो है वो देर से हो उनको या ना हो। ये तो मैसेज है प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज के लिए। और बाकी रहा जिनको डायबिटीज हो गई है, जैसे मैंने पहले कहा था कि भाई ताकि उनकी पेचीदगियों के इम्कानात, कॉम्प्लिकेशन के इम्कानात को डिले किया जा सके या प्रिवेंट किया जा सके, और उसके लिए वो हेल्दी लाइफस्टाइल तो अडॉप्ट करना ही करना है उन्होंने, और अपने फिजिशियन के साथ भी रेगुलर विजिट में रहें ताकि वो उनकी बर वक्त इनके असेसमेंट करता रहे डायबिटीज़ कंट्रोल का, उनकी पेचीदगियों के लिए स्क्रीनिंग करता रहे और बर वक्त सारी चीज़ों का इलाज होता रहे ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो और उसकी यानी जो क्वांटिटी ऑफ लाइफ है उसमें भी कम से कम शॉर्टेज हो। Thank you, Dr. Saab. Thanks a lot for joining us. Am I supposed to stay here or just I can leave now? No, sir, you can leave if you want to. Yeah. अच्छा, चलिए ठीक है। Thank you. Then I have to go. Thank you very much for inviting me. Thank you so much. Thank you, Najam. Thank you. Okay. Khuda Hafiz, Minaj. Khuda Hafiz. Our next panelist is Dr. Babar Saeed. Dr. Babar Saeed. Ji, Assalamualaikum. Yes, I'm here. He has done his MBBS, MPH, and FAPCR from USA. He is ex-CEO, the Diabetes Center Islamabad, and ex-CEO, Ahead Healthcare. Dr. Saab, would you like to tell us something about diabetes? आसिया, देखिए पहले तो मैं I must congratulate your group, Minaj, आप and ASEAN team for conducting this kind of activity which is really required. 21 से 23 की जो थीम दी हुई है वो यही दी हुई है कि एक्सेस होनी चाहिए डायबिटीज़ केयर के बारे में लोगों को, और इसमें आपका इनिशिएटिव यकीनन काबिल सताइश है।
नजम साहब ने माशाल्लाह से कॉम्प्लेक्स क्लिनिशियन है, उन्होंने कुछ बातें की हैं, उनको सादा अल्फाज में मैं थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लीमेंट करूंगा और उसके बाद मैं बाकी जो चीज़ें मेरे जहन में हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। एक तो ये कि हमारे यहाँ जो बिलअमूम रहता है तसव्वुर वो ये रहता है कि ये कोई कंटेजियस डिजीज़ है। लोग बहुत से ऐसे करते हैं कि किसी की डायबिटीज़ अगर है तो उसके ग्लास में पानी ना पियो या उसके बर्तन में खाना ना खाओ। इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो मुनासिब नहीं है और वो उसकी कोई कोई वैल्यू, उनकी कोई हैसियत नहीं है, साइंटिफिक कोई उसका वो नहीं है, तो वो चीज़ नहीं रहनी चाहिए। मैं समझता ये हूँ कि आज की हमारी इस डिस्कशन के ऑडियंस में डायबिटिक पेशेंट्स भी होंगे एज फार एज आई अंडरस्टैंड, एंड जनरल पब्लिक भी होगी, तो उनको अवेयरनेस के हवाले से ये सारी बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो नईम साहब ने की बहुत इंपॉर्टेंट है कि आम तौर पे हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं जब हमें बुखार हो या हमें कहीं दर्द हो या हमें कोई सिम्टम आ रही हो, ये प्रॉब्लम जो है डायबिटीज में सबसे बड़ी वो ये है कि इट्स कॉल्ड स्नीकी थीफ ऑफ लाइफ, यानी ये खामोशी से, उन्होंने भी फरमाया कि 5 से 6 साल लगते हैं बिलअमूम पहली डायग्नोसिस का, वो भी इंसिडेंटल डायग्नोस होती है कि जी कैटरेक्ट कराने के लिए जा रहे हैं, एमआरजी का ऑपरेशन आंखों का, और उसमें जब जब चेक कराया तो पता लगा उनको तो शुगर है। इस किस्म की आमतौर पर डायग्नोसिस होती है। तो चूंकि इसमें कोई एज सच बहुत फ्रीक्वेंटली जरूरी नहीं है कोई सिम्टम हो, तो इसलिए ये आमतौर पर लेट काफ़ी चीज़ की जाती है। एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि डायबिटीज जो है वो क्योरेबल नहीं है बल्कि कंट्रोलेबल चीज़ है, मैनेजेबल चीज़ है, ये समझना होगा हमारे पेशेंट्स को खास करके। और उसमें चीज़ ये है कि यानी कि आप इस डिजीज को अगर कोई समझे कि जी फलाना नुस्खा या फलाना कोई दवाई या फलाने कोई टोटका या फलाना कोई चीज़ किया तो जिंदगी भर के लिए डायबिटीज खत्म हो जाएगी, आई मीन दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती अनलेस कि कोई स्ट्रेस ओरिएंटेड डायबिटीज है या जेस्टेशनल डायबिटीज जो प्रेगनेंसी में होती है, वो तो प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद ठीक हो जाएगी, और जो स्ट्रेस अगर खत्म होगा तो वो बेहतर हो जाएंगी। लेकिन वो टाइप 2 एंड टाइप 1 डायबिटीज जो है वो खत्म नहीं होंगी, वो मैनेज करनी होंगी। और इनको मैनेज करने के लिए जो है वो डॉक्टर का रोल जो है वो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का और अवेयरनेस देने का है, लेकिन मैनेज करने का रोल जो है वो रहेगा फॉर श्योर पेशेंट्स का ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें थी जो डायबिटीज से रिलेटेड थी। मैं चाहता था कि ये गोश गुजार करूं उन ऑडियंस के कि जो यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं। अब जो अगली बात अगर आप इजाजत दें तो मैं चलूं लेके, वो ये कि परसेप्शन क्या है प्रिवलेंस का। आपकी इजाजत है मॉडरेटर साहबा? जी जी सर जी कैरी ऑन। जी, तो मैं उसमें ये अर्ज करूंगा। just a second. I would request everybody to just mute their mics, please, except for Dr. Babar, so that we can hear him clearly. Appreciate. Thank you for nice moderation. Carry on. जी, इसमें चीज़ ये है कि हमारे यहाँ बिलअमूम जो हम बात कर रहे होते हैं वो बहुत सारे स्टडीज़ हुई हैं जो समद शिरा साहब से शुरू हुई, उसके बाद हमारे दोस्त प्रोफेसर अब्दुल बासित ने की, और उसके बाद पेस ने, पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी ने की, जहाँ पर जो वेरिंग परसेंटेजेस ऑफ प्रिवलेंस हैं जो बताई जाती है वो यही, और बताई नहीं जाती इनफैक्ट साइंटिफिकली जो किया हुआ है कंडक्ट, वो 26% ऑफ द पेशेंट हमारे जो टोटल पॉपुलेशन है 20 साल से ऊपर की, वो मुब्तला है डायबिटीज के मर्ज में। ये फाइंडिंग रही है जो बाइड में प्रोफेसर बासित एट अल उनके साथी हैं उन्होंने किया। जो पेस ने किया उसमें 16% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। ये दोनों काफी अलार्मिंग और बहुत खतरनाक किस्म की जो है ना वो प्रिवलेंसेस हैं। इनमें कुछ हैं कंसर्न्स, कुछ लोगों के हैं शक व शुबहात, लेकिन बहरहाल एक एक चीज ठीक से हुई है। मेरी अपनी जाती जो रही है, मैंने एज अ CEO ऑफ द डायबिटीज सेंटर जो कंडक्ट किया, हमने तकरीबन 3000 पेशेंट्स का 3000 एक कॉमन स्ट्रीट्स के ऊपर, यानी सदर जैसे एरियाज में अंदर जाके हमने 7 सेंटर्स में जो 3000 वॉक इन लोगों को किया, तो उसमें तकरीबन 12.8% लोगों को डीरेंज्ड थी शुगर, यानी उनके नॉर्मल शुगर लेवल्स नहीं थे। तो उनमें ऐसे भी कुछ हो सकते हैं कि जो डायबिटिक हो लेकिन कंट्रोल हो, और ऐसे भी हो सकते हैं जो वक्ती तौर पे चीजें उनकी आगे पीछे हुई भी हो। लेकिन बहरहाल ये दैट वाज अ लिटमस। आइडिया यही है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के अंदर अगर हम पर यूनिट पॉपुलेशन असेस करें तो इज ऑन द टॉप,
यानी वैसे तो दुनिया में हमारा नंबर अब तीसरा है, हम बहुत 2 से 3 सालों के अंदर हमने 5वीं 6ठी पोजीशन से क्लाइम करके हम 3rd पोजीशन में आ गए हुए हैं ओवरऑल पेशेंट पॉपुलेशन के हवाले से। लेकिन अगर हम पर यूनिट पॉपुलेशन लें, यानी मिसाल के तौर पे हर 1 लाख में से कितनों को डायबिटीज है, इसमें हम उन टॉप पे हैं, पाकिस्तान दुनिया के अंदर टॉप पे हैं। ये बहुत खतरनाक, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। और इसमें जो जो इसका यानी आप अगर इंटरनेशनली देखते हैं तो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि हर 5 सेकंड में दुनिया के अंदर एक डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ डायबिटीज या उसकी कॉम्प्लिकेशंस, या हर 30 सेकंड के अंदर एक टांग या एम्पुटेशन हो रही है, यानी पार्ट ऑफ द बॉडी, कोई अंगूठा या कोई पैर का नाखून या अंगूठा या पैर पूरा वो काटा जा रहा है डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन की वजह से आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जिनसे आदमी को बहुत एक अलार्मिंग फिगर्स हैं। अगर पाकिस्तान के हवाले से ही मैं बात करूं तो हमारे यहाँ गैन कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स बोल रहे हैं कि 33 मिलियन पेशेंट्स हमारे पास हैं यहाँ पर, और जो सिर्फ डेथ्स हैं डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से पाकिस्तान के अंदर वो तकरीबन 465 डेथ्स एवरी डे हैं। अब आप ये देखिए कि अभी कुछ अरसे पहले, कुछ महीनों पहले हमारे यहाँ एक जहाज PIA का क्रैश हुआ था। वो न्यूज़ की बाज़गश्त 2-3 महीने तक सारे मीडिया पे रही थी। हालांकि कितने लोगों का उसमें इंतकाल हुआ था, अराउंड 280 to 300 पीपल। लेकिन यूं आप समझिए कि हर रोज 2 ऐसे जहाज क्रैश हो रहे हैं जिनमें डायबिटिक पेशेंट्स भरे हुए हैं। तो ये एक बहुत सीरियस कंसिडरेशन है जिसको हमें सोचना होगा और समझना होगा, और हमें इसको इस पे लेके चलना भी होगा। तो ये मैंने थोड़ा सा कोशिश ये करी कि परसीव हो सके कि हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम है क्या, कितना बड़ा ये मसला है। तो इट्स अ ह्यूज इशू, वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इन पाकिस्तान अगर हम हेल्थ के हवाले से बात करते हैं। अब जो थोड़ी सी चीज है, मैं वो ये भी चाहूंगा कि जरा शेयर करूं कि जो बात रखी थी कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट और ओवरऑल जिंदगी के ऊपर इम्पैक्ट कितना आ रहा है हमारे ऊपर इस डायबिटीज के कर्ज का। तो वो ये है कि तकरीबन ऑलमोस्ट जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं वो बताते हैं कि 6,200 रुपीज ऑन एन एवरेज एक डायबिटिक पेशेंट अपने दवाई पे, यानी जो डायरेक्ट कॉस्ट है दवाई पे खर्च कर रहा होता है। अगर हम उन 33 मिलियन से उसको मल्टीप्लाई करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये लेवल किधर जा रहा है। अच्छा, अगर हम इसमें कोमॉर्बिडिटीज, जो साथ में इसकी दूसरी बीमारियां होती हैं कि डायबिटीज के साथ जो हाइपरटेंशन है या उसके साथ जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस में क्रॉनिक किडनी डिजीज CKD हो जाती है, या आंखों की प्रॉब्लम आ जाती है जो रेटिनोपैथी होती है, या न्यूरोपैथी की वजह से जो एम्पुटेशंस आ जाती हैं, या डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ने से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है, बेहोशी हो जाती है, कोमा में पेशेंट जाते हैं। अगर हम इन सब चीजों को देखें तो ये अमाउंट जो है जो 6,200 का, ये बहुत ऊपर चला जाता है। तो एक उस कंट्री के ऊपर जहां पर हमारे पास मिनिमम वेज का भी 24 से 25 हजार का आ रहा है, उसके अंदर आप यूं समझिए कि 25 से 28% की सैलरी अगर वो सारी सिर्फ दवाई में चली जा रही है, तो कहाँ से वो इंसान किराया देगा और कहाँ से वो चीजें अपना घर का सारा खर्चा निकालेगा। ये बहुत एक ये इकोनॉमिक जो इसका सोशल इकोनॉमिक इफेक्ट है वो डायबिटीज का बहुत बहुत इंटेंस है, बहुत ज्यादा है। और इसमें जो एक और जो कंपोनेंट है वो ये है कि जो यानी कि लॉस्ट वेजेस हैं, यानी जब बीमार होता है मरीज तो वो अगर नहीं जा पाएगा अपने ऑफिस में, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, तो उसकी अपनी पर्सनल इनकम पे और ओवरऑल GDP के ऊपर जो इफेक्ट आएगा उसका, वो ये सब चीजें बहुत ट्रिमेंडस हैं। एक और जो कंपोनेंट में चाहूंगा एड्रेस करना, आपकी इजाजत से है, वो ये कि जो हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के अंदर अभी जो कॉन्सेप्ट, आपको याद होगा जो WHO की हेल्थ की डेफिनेशन थी कि इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, वो चीज अपनी जगह थी। अब जो वेलनेस की कॉन्सेप्ट आ रही है कि जिसमें मैं आपको मिसाल ऐसे दूं कि कोई शख्स बहुत ट्रेंड है और वो अपना काम भी जानता है और उसको बुखार भी नहीं है, उसकी कोई तबीयत खराब भी नहीं है, और वो एक्सपर्ट भी है उस काम के अंदर, वो क्वालिफाइड भी है उस काम को करने के लिए। लेकिन जब वो आकर बैठता है अपने ऑफिस की सीट के ऊपर, तो वो कहता है मेरा मूड नहीं है काम करने का, यानी ही इज नॉट इन अ वेलनेस स्टेट ऑफ माइंड, नाइदर माइंड नॉर बॉडी। तो क्या हो गया कि वो एक पोटेंशियली ऐसा एक कंट्रीब्यूटिंग इंसान था कि जो कंट्रीब्यूट कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा फॉर ऑल दीज रीजंस।
ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। फैमिली के साथ जो चीज़ें आती हैं कि इमोशनल और एनवायरमेंटल और स्पिरिचुअल और मेंटल और सोशल, ये सारे एस्पेक्ट्स जो है ना वो डायबिटीज सीरियसली मुतासिर कर रही होती है। तो मैंने बस कोशिश ये करी कि एक कर्सरी सा ग्लांस मैं रखूं, चूँकि बाकी भी और हमारे स्पीकर्स हैं तो उनके लिए भी हम इंशाल्लाह आपके पास कोई ना कुछ चीज़ें नहीं, ये अपनी अपने अपना हिस्सा इसमें डालेंगे। तो आई एम हियर, मेरे लिए भी फिलहाल इतना ही था काफ़ी। आप जब और भी क्वेश्चन होंगे तो आई टेक इट। सर थैंक यू, बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने तकरीबन सारी चीज़ें कवर की हैं, बल्कि कुछ चीज़ें जो हमने अभी तक मेंशन नहीं भी की थी कि उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उसका डिजीज बर्डन क्या है और इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है। मेरे 2-3 सवाल हैं। एक तो ये कि जब हमें पता है कि हम इस डिजीज बर्डन को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट, और पब्लिक हॉस्पिटल्स इसको किस तरह से प्रिवेंशन के ऊपर कितना जोर देता है? आपने ये मेरे दिल की बात की। मैं बेसिकली बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ प्राइमरी प्रिवेंशन का, और उसमें चीज ये देखिए, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं अगेन टू द ऑडियंस हु विल फाइंड इट वेरी इजी टू कॉम्प्रिहेंड। अगर हमें ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज के अंदर हम एक बीसीजी का टीका लगा के इम्यूनिटी बना लेते हैं और टीबी नहीं होती, खर्चा होता है 500-600 रुपए। और अगर किसी को टीबी हो जाती है और उसके बाद 8-9 महीने का इलाज होता है और उसकी जो टेस्ट होते हैं और उसकी जो दवाइयाँ होती हैं और सब कुछ होता है, तो वो 1.25 से 1.5 लाख रुपए पे जो है ना वो उसकी कॉस्ट जाती है। तो आप ये सोचिए कि 500 रुपए, 700 रुपए और 1.25 से 1.5 लाख रुपए, तो कितना कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना है। हम तो हमारे पास ऑलरेडी जो हमारे जीडीपी का खर्च करने की गुंजाइश है हमारे बजट के अंदर हेल्थ की, डब्ल्यूएचओ रेकमेंड करती है एटलीस्ट 6%। और हमारे पिछले साल तक जो हम हार्डली क्रॉस किए थे 1% को, 1.2% के करीब थी कोविड की वजह से, और न्यूट्रिशन उसमें ऐड करके वो समवेयर अराउंड 3 हम अब पहुंच रहे हैं। लेकिन ये कि हमारी जो प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटीज हैं उसके अंदर हेल्थ बहुत नीचे है, और इसीलिए जरूरत इस बात की है कि मैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करूंगा और शाबाश दूंगा मिनहाज किदवाई एंड लाइक ये वो लोग हैं कि जो कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर, और हम भी अभी उसमें है एक प्रिपरेशन में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर हमारा थिंक टैंक पहला जो हेल्थ का है वो अनाउंस भी हो जाएगा, जो बेसिकली पॉलिसी गैप्स को आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट को देगा रिकमेंडेशंस कि हम कौन कौन से चीजों के अंदर पीछे बहुत रह गए हैं और हमें किन किन चीजों के ऊपर करने की जरूरत है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि भूटान, नेपाल, छोटे छोटे कंट्रीज, छोटे श्रीलंका तो माशाल्लाह सोशल सेक्टर के सारे जो अपने जो हमारे एचडीआईज हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत ऊपर है, लेकिन ये कि हमारे इन सब कंट्रीज के अंदर नेशनल डायबिटीज प्रोग्राम मौजूद है। और हमारे मुल्क के अंदर मैंने अपने टीडीसी के इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी में, अपनी जाती कैपेसिटी में, अमेरिका से वापस आने के बाद बहुत कोशिश करी कि हम अपना नेशनल डायबिटीज प्रोग्राम लेकर आए। उसमें खातिर ख्वाह पेशरफ्त हो रही है, इंशाल्लाह आ भी जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि वो मुल्क जो नंबर 1 है पर यूनिट पॉपुलेशन प्रिवेलेंस ऑफ डायबिटीज के अंदर, उसके अंदर कोई नेशनल डायबिटीज प्रोग्राम है ही नहीं सिरे से। तो मतलब ये वो चीजें हैं कि जिससे अंदाजा ही होता है कि हमारी प्रायोरिटीज, हमारी प्रेफरेंसेस किस तरफ को हैं और उसमें कितनी गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की और ठीक होने की। बहुत शुक्रिया सर, thank you for giving us such important insight into the topic. I would like to invite our third panelist, Dr. M. Zafar Iqbal Abbasi. Sir, are you there? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम जी सर, मेरा काम प्रोफेसर नजम इस्लाम साहब ने और डॉक्टर बाबर सईद खान ने बहुत आसान कर दिया। जहाँ तक साइंस का ताल्लुक था, जहाँ तक ये बताने का ताल्लुक था कि डायबिटीज क्या है, कैसे होती है, वो प्रोफेसर नजम ने कर दिया। और ये एक जुमला कि डॉक्टर बाबर सईद खान का मेरे काम आएगा कि पहला आदमी जिसको डायबिटीज को केयर करना है वो पेशेंट खुद है। अगर पेशेंट चाहेगा तो डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। एक आम बीमारी में, क्यों किसी भी बीमारी में
आप डॉक्टर के पास गए, उसका आपने अपॉइंटमेंट लिया, आप उसके पास चले गए, उसने आपको देखा, असेस किया, और वो एक इन्वेस्टिगेशंस कराई, और उसके हिसाब से उसने अपनी एक प्रिस्क्रिप्शन दे दिया। लेकिन डायबिटीज एक ऐसा मसला है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक ऐसा है कि जिसमें उन तमाम फैक्टर्स का पता होना चाहिए, तो वो एक आदमी नहीं देखता है, बल्कि पूरी एक डायबिटीज केयर टीम है, और लीड जो है वो जो असल की पर्सन है वो पेशेंट खुद है। अगर वो ये सीख ले, कोई भी काम जब आप करते हैं तो आप पहले कोशिश करते हैं कि आप उसको सीख लें कि होगा क्या। तो इसीलिए जब अगर पेशेंट को ये पता हो कि रिस्क फैक्टर्स क्या है, वो क्या चीजें हैं जिनको वो कंट्रोल कर सकेगा, और अगर वो नहीं करेगा, उसको ख्याल नहीं करेगा, तो उसको डायबिटीज हो जाएगी। बहुत ही वेरी राइटली कहा गया कि पहले मेटाबॉलिक सिंड्रोम का लफ्ज इस्तेमाल होता था कि भाई अगर आपके 3 चीजें कम से कम हो उसमें से आउट ऑफ 5 कि भाई या तो सेंट्रल ओबेसिटी हो गई, या हाइपरटेंशन हो गया, उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया, या उसके खून में तैरने वाली चर्बी बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया, यानी डिसलिपिडीमिया हो गया, उसने कराया तो ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई है, या लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बहुत हाई है, तो ये बंदा प्रोन है फॉर डेवलपिंग डायबिटीज। अब आप देखें जो हमारे यहाँ आइडेंटिफिकेशन है नॉन इंटरवेंशनल वाली, कि जिसमें न सिर्फ पेशेंट बल्कि पेशेंट के साथ आने वाला जो अटेंडेंट है उसको भी एक रिस्क स्कोर उसका कैलकुलेट होना चाहिए कि इस आदमी में डिजीज डेवलप होने के चांसेस कितने हैं, यानी रैपिड स्कोर, रिस्क असेसमेंट ऑफ पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स फॉर डायबिटीज। अब देखिए और दूसरी जगहों पे तो बहुत सारे सवाल होते हैं, यहाँ पाकिस्तान में जो ये डेवलप हुआ तो सिर्फ 3 सवाल है, उसकी एज, उसका वेस्ट सर्कमफ्रेंस और फैमिली हिस्ट्री। एज और फैमिली हिस्ट्री का तो आप कुछ नहीं कर सकते, अनमॉडिफाइबल है। एक ही चीज है कि अगर वो अपनी वेस्ट सर्कमफ्रेंस का बहुत ख्याल रखे, और मेल में वो 90 सेंटीमीटर या 35.5 इंच से ज्यादा ना हो, और फीमेल में 80 सेंटीमीटर या 81.5 इंच से ज्यादा ना हो, तो ये आप वो ज्यादा सेफ हो जाएगा बनिस्बत उसके। जो जैसा कि पहले बात हुई कि किसी भी सेटअप में अगर इस वाकई स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डायबिटीज केयर, स्टैंडर्डाइज डायबिटीज केयर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वहां पहले ही सेटअप में कम से कम 3 लोग तो जरूर उस पेशेंट को पहली विजिट पे देखेंगे, डायबिटोलॉजिस्ट, डायबिटीज एजुकेटर और डाइटिशियन। एक आइडियल कोर टीम जो होती है उसके अंदर एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट भी होना चाहिए और उसमें साइकेट्रिस्ट भी होना चाहिए। लेकिन कम से कम जी अगर आप बहुत ही उसके रखें तो भी 3 लोग ऐसे होने चाहिए जो उसको पेशेंट को पहली दफा में असेस करें और उसके हिसाब से मैनेज करें। तो आप देखिए कि डायबिटीज एजुकेटर उससे पूछता है कि भाई क्या आपको समझ आ रही है कि डायबिटीज क्या है, और जो भी वो जवाब देता है पेशेंट उसके हिसाब से वो अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटाइज कर लेता है कि आज उसे क्या बताना है। इसी तरह डायबिटीज क्लिनिकल डाइटिशियन जो है वो एक टेलर मेड इंडिविजुअलाइज्ड मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी करती है और वो बाकायदा बताती है कि ये डाइट उसको लेनी है। ये अगर काम प्रॉपर हो जाए तो डायबिटोलॉजिस्ट का काम आसान हो जाता है। जैसे डॉक्टर बाबर सईद ने कहा कि भाई ये कंट्रोल हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती। तो ये समझने वाली बात है, अगर पेशेंट ने सिर्फ ये ढूंढा कि कोई एक ऐसा, क्योंकि पाकिस्तान में तो एक डॉक्टर को छोड़कर दूसरे के पास जाना आसान है, तो वो ये उसको ऐसा कोई बंदा मिल जाए जो कह दे कि नहीं ये इट्स जस्ट अ टच ऑफ डायबिटीज, या ये तो कोई बात नहीं, अभी तो ये शुरुआत बहुत ही माइनर सी है। भाई माइनर को नहीं होती, या तो प्री डायबिटीज होती है या डायबिटीज होती है। और प्री डायबिटीज क्यों खतरनाक है? क्योंकि वो उसमें वही प्रोबेबिलिटी होती है कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने की जो डायबिटीज हो जाने के बाद है। इसीलिए हम आप ये सेमिनार्स, ये खुदवाई साहब की मेहनत, ये सारे लोगों की काविशें सिर्फ इसलिए होती हैं कि ये जो प्री डायबिटीज है ये रिवर्स हो सकती है, डायबिटीज रिवर्स नहीं होती। तो डायबिटीज के लिए आपको पूरी यानी हो जाने के बाद आपको उसकी कॉम्प्लिकेशन को, जैसे प्रोफेसर नजम ने कहा,
आप कॉम्प्लिकेशन को डिले कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि उसको बंदे को कॉम्प्लिकेशन ना हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि वो बंदा डायबिटीज के बगैर हो जाएगा। तो सिर्फ प्री डायबिटीज एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगर आप एक बहुत अच्छी मोटिवेशन कर दें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की, अगर उस बंदे को ये समझ आ जाए कि यार ये जो मुझे अब ये जो जो चीजें मैं कर रहा था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हुई कि मेरी ब्लड शुगर फास्टिंग की या रैंडम की नॉर्मल नहीं है, गो के अभी डायबिटिक नहीं है लेकिन नॉर्मल भी नहीं है, तो ये जैसे फास्टिंग में 100 टू 125 या रैंडम में 141 टू 199, ये वो इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, ये वो स्टेज है कि जिसमें अगर अब भी हमने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं की तो बैड न्यूज ब्रेक हो जाएगी और वो बंदा डायबिटिक हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मेरी तरफ से मैसेज ये होगा कि हर प्लेटफॉर्म से, हर क्लिनिकल सेटअप से ये जरूर बताया जाना चाहिए कि भाई देखो, अगर ये तुम्हारे पास अभी भी रिवर्सल का टाइम है प्री डायबिटीज में, लेकिन उसी सूरत में है कि जब तुम लाइफस्टाइल को बहुत अच्छी तरह एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करो और उसमें एक बैलेंस डाइट भी हो और उसमें एक एडिक्वेट एक्सरसाइज भी हो। जैसे कि पहले भी बहुत दफा बताया जा चुका है कि भाई अगर आप 30 मिनट्स वॉक पर डे करने लग जाएं तो आप बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं। और जैसे जैसे मैंने जहां से बात शुरू की थी कि भाई अगर वो सिर्फ अपनी वेस्ट सर्कमफ्रेंस को ही कंट्रोल करने लगे तो मसला हल हो जाएगा, उसका ही ख्याल रखे तो उसको पता होगा। क्योंकि जो सेंट्रल ओबेसिटी है, जो विसरल ओबेसिटी है, ये किसी मेडिसिन से रिवर्स नहीं होती, इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज ही करना पड़ता है। तो ये एक फैक्टर है। दूसरी बात ये है कि जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो बहुत सारे हमारे जो लोग होते हैं वो खुद से फैसला कर लेते हैं कि हमें तो सिर्फ शुगर बढ़ी थी, हम डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने एक दवाई दी शुगर कम करने की, एक दवाई दी खून पतला करने के लिए एस्प्रिन, एक दवाई दी खून में चर्बी कंट्रोल करने की डिस्लिपिडीमिया और स्टैटिन, और ये एक दवाई दी एसी इनहिबिटर क्योंकि वो अल्ब्यूमिनूरिया हो रहा था। अब ये उसने खुद से डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई मुझे तो सिर्फ एंटी डायबिटिक ही यूज करनी चाहिए। फिर वापस वही बात करूंगा कि एक फैक्टर नहीं होता। हमारे लोगों को ये समझना चाहिए कि एक बैलेंस प्रिस्क्रिप्शन में मिनिमम 4 मेडिसिन होंगी, और ये डॉक्टर ने बिला वजह नहीं लिखी। ये इसके बारे में जितनी भी बात कही जाए वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि असल बात यही है कि जब तक आप सारे फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं करोगे ये नहीं होगा। अब क्या होता है कि अगर उसने तोहन करहन वो ले भी लिया प्रिस्क्रिप्शन, तो वो या तो एक टैबलेट वो सल्फोनाइल यूरिया या बिगोनाइट्स यूज कर रहा है, और ऑफ एंड ऑन कभी कर लिया एक्सरसाइज, कभी नहीं की। वो एक सेमिनार अटेंड कर लिया, बोला उन्होंने कहा था 10,000 स्टेप्स एक दिन में चल लो, तो 30 मिनट नहीं चलना पड़ेगा। अब जब शाम को देखा तो 3,000 या 4,000 या 5,000 है, तो भाई 10,000 तो नहीं हुए। तो 30 मिनट्स वॉक इज मैंडेटरी, वो तो करनी ही पड़ेगी। इसी तरह उन चीजों से परहेज करना ही पड़ेगा जो डाइटरी कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं। इसीलिए बैलेंस डाइट होनी चाहिए, एक वक्त में खाने का वक्त मुकर्रर होना चाहिए, और उसमें एक ही वक्त में पूरा पेट भरकर बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिसमें जो पेशेंट को पता होनी चाहिए कि अगर वो किसी जगह सेटअप पे जा रहा है और वहां उसको डायबिटोलॉजिस्ट से पहले डायबिटीज एजुकेटर ने, डाइटिशियन ने और एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट ने देखा है, तो वो दरअसल इसीलिए है कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट भी ये बताता है कि भाई देखो वो भी एक्सरसाइज का प्रोग्राम देता है। हर आदमी हर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसे करनी है, कितना उसमें ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, इस सब का एक बाकायदा एक साइंटिफिक प्रोग्राम है। तो ये जो सारी चीजें एक साथ उस पर अमल हो रहा होता है, तब जाकर के नौबत आती है। वरना फिर वही डॉक्टर साहब का प्रोफेसर नजम साहब बता रहे थे आपको कि भाई मेडिसिन भी लेते हैं लोग 2-2 महीने 3-3 महीना, फिर क्या हुआ भाई छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? डॉक्टर साहब रोजाना नॉर्मल आती थी,
अरे भाई मेडिसिन से नॉर्मल आ रही थी, वो खुद से नॉर्मल नहीं आ रही थी ब्लड शुगर लेवल जी। फास्टिंग में नॉर्मल आ रही थी, रैंडम नहीं आ रही, हमने छोड़ दिया। अब क्या हुआ, 3 महीने बाद वो जब दोबारा आए तो वो पाँव का नाखून जो है पूरा ब्लैक हो चुका था और वो गैंग्रीन डेवलप कर रहे थे। ये मैं फिर दोबारा वापस वही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तमाम लोग जो हमारी बात सुन रहे हैं, खुदा के लिए इस बात को, बहुत ही छोटी सा मैसेज है, इसको समझ लें कि डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है, क्योर नहीं हो सकती। खुदा के लिए जब आप, अगर आप वाकई डायबिटीज आपकी वो डायग्नोस्ड हो गई है और ये आपको है, तो उसमें ये जिद बहस के मेरे तो खानदान में नहीं थी, मुझे तो कभी था और मैं तो हमेशा बहुत अच्छा कर रहा हूँ और ये मैं बहुत खाने पीने में बड़ा एहतियात करता हूँ, नहीं। आप देखें, किसी का हाथ देकर आप बता सकते हो उसकी शुगर लेवल क्या है? नहीं बता सकते, आपको टेस्ट करना पड़ता है। तो भाई खुदा के लिए गेस ना करें, टेस्ट करके देख लें कि आपकी फास्टिंग कितनी आ रही है और रैंडम कितनी आ रही है। अगर 2 कंसेक्यूटिव डेज पर फास्टिंग जो है वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है या रैंडम 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है, तो उसका मतलब है कि भाई गड़बड़ है। आप ओजीटीटी करा करके इस टेस्ट के साथ ये कंफर्म कर लें, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, और एक बार ये कंफर्म हो जाए तो भाई फिर उसको जो कुछ डॉक्टर्स ने कहा है और जो चीज आपके इल्म में, उस पर अमल आपके लिए लाजमी। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये डायबिटिक फूड की बात की आपने, तो यूजुअली देखा ये गया है कि हमारे जो जीपीज हैं वो इतना ज्यादा डायबिटिक फुट एग्जाम के ऊपर तवज्जो नहीं देते। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई मीन वो आई थिंक फर्स्ट कांटेक्ट होते हैं जो, अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए, अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, अगर फुट में कोई इंजरी है, इन्फेक्शन है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। जी, आप बिल्कुल परफेक्ट बात कह रहे हैं कि ये, जैसे अभी डॉक्टर प्रोफेसर नजम ने कहा कि जब तक सिम्टम नहीं होता तो जाते नहीं। अब भाई सिम्टम तो पहले शुरू में होते ही नहीं है, इसी वजह से तो 50% लोग ऐसे होते हैं जो डायग्नोसिस के टाइम पर कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर लेते हैं। अब पाँव का क्या मामला है, पाँव में न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है और वो पेशेंट तो इस तरह डिस्क्राइब कर रहा होता है कि सुइयां चुभती हैं, झंझनाहट होती है, करंट लगता है, कोई चीज काट रही है, लेकिन वो चूंकि अपेरेंटली ऊपर तो कोई जख्म होता नहीं तो वो उसको कोई परवाह नहीं होती। और वो जब डॉक्टर को बताता है तो आपका ये सवाल बहुत बहुत ही वैलिड है। और हम लोग जितने भी सीएमईज करते हैं, जितने भी प्रोग्राम जनरल प्रैक्टिशनर्स के साथ करते हैं, हम उनसे बहुत बार बार इसको एम्फेसाइज करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई एक बार उसका पाँव जरूर देख लिया जाए। ये जो जो एजुकेशन हमारा डायबिटीज एजुकेटर पेशेंट को देता है, उसमें पाँव से मुतालिक निगहदाश्त पर मरीज की भी जिम्मेदारी लगाई जाती है कि वो रोजाना सोने से पहले अपने पाँव का मुआयना करेगा, चाहे वो शीशे की मदद ले ले। अगर बहुत ज्यादा पेट बड़ा है और वो नहीं कर पा रहा, देख पा रहा अपना पाँव, तो किसी घर में किसी दूसरे आदमी की मदद ले। अगर उसमें कोई कॉर्न है या कैलस है, हाल बदल गई है, उसका कलर बदल गया है, कोई चीज फूल गई है, कुछ भी चेंज है, वो ऐसे ऐसे उसको लाजमन लाजमन अपने डॉक्टर को, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट कांटेक्ट होता है फैमिली फिजिशियन से। अब इसमें 2 बातें पैदा हो जाती हैं। एक तो ये कि वो डॉक्टर के दिमाग में भी यही बात होती है कि मुझे अब इसको इंसुलिन पर रखना पड़ेगा। अच्छा, वहां पर रश चूंकि बहुत ज्यादा होता है पेशेंट का और टाइम उनके पास कम होता है, तो वो इसको जरा सा इतना एग्रेसिवली नहीं डील करते। लेकिन अगर एक बार जख्म हो गया तो देखिए, जैसे डॉक्टर बाबर सईद खान साहब कह रहे थे कि भाई ये इसकी कॉस्ट देखें आप, एक मुन्ना सा जख्म, ये भाई 1.5 लाख 1.5-2 लाख से कम की बात नहीं है। अच्छा, वो तो पैसे को भी छोड़े, वो जो उसका बेचारे की जो इफेक्टिव लाइफ है वो खत्म हुई, फिर वो उसका जो डायरेक्ट कॉस्ट अपनी जगह, और जो अटेंडेंट अपनी अपनी सर्विस छोड़कर आएगा और जो अलग से उसको टैक्सी में लाएगा वो अब गाड़ी पे, तो वो सबकी कॉस्ट अलग। यानी इन डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो अगर सिर्फ एक काम कर लें कि हमारा जनरल प्रैक्टिशनर थोड़ा सा अपने आप को के साथ एक बार उसने देख लिया कि पेशेंट को डायबिटीज पुरानी हो गई, अव्वल तो पहली विजिट पे चेक होना चाहिए पाँव, और फिर उसके बाद पीरियोडिकली होना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं 3 मंथ 6 मंथ पे वो लाजमन देख ले कि भाई खुदा ना खास्ता कुछ है नहीं। और मरीज की जिम्मेदारी है कि अगर उसने खुद नोट कर लिया कोई तब्दीली या कोई, तो अपने हाथ से ब्लेड से उसको काटने की बजाय
कैलस को रिमूव करने की बजाय जिसके नीचे लाजमन अल्सर होगा, वो बेहतर है कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर डायबिटिक फुट प्रॉपरली मैनेज होता हो। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक क्वेश्चन और है कि क्या एक आम आदमी पाकिस्तान में इंसुलिन को आसानी से एक्सेस कर सकता है? एक्सेस या एक्सेप्ट? जी, मतलब यानी एक्सेप्ट। एक्सेस, यानी इंसुलिन की जो कॉस्ट अच्छा, है, जो एक्सेस का मामला ये है, एक्सेस का मामला ये है कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक तो वक्त के साथ साथ कॉस्ट इतनी बढ़ती चली जा रही है, ये लाइफ सेविंग ड्रग में आती है, उसके बावजूद जो उस पर टैक्स लगता है, अजीब सी बात है। लेकिन बहरहाल जहां तक एक्सेस का ताल्लुक है, अभी एक कंपनी का 70-30 बंद हुआ तो वो एक हंगामा मच गया। मुझसे मेरे अपने जानने पेशेंट्स में ऐसे देखने को मिले कि जिन्होंने उतने दिन से इंसुलिन लगाई नहीं। अब भाई देखें, टाइप 1 में तो मजबूरी है, उसमें तो कोई चॉइस है ही नहीं, टाइप 1 का तो इलाज इंसुलिन से होगा। टाइप 2 में डॉक्टर साहब को भी थोड़ा सा रिलेक्टेंट होते हैं, हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स, वो कहते हैं कि यार इसको टाइम दो, फिर इसको मॉनिटर करो, फिर इसके 24 आवर्स के कांटेक्ट में रहो, फिर इसको जवाब भी दो, तो हेल्पलाइन सर्विस पे कर दें। यहाँ कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका जिक्र करना चाहूंगा कि जो प्रोजेक्ट्स मुफ्त इंसुलिन प्रोवाइड कर रहे हैं, खासतौर से टाइप 1 को, जिसमें सर्वाइवल ही उस पर है, तो वो उसके बारे में आम लोगों को पता होना चाहिए। जैसे है मीठी जिंदगी, जैसे है इंसुलिन माय लाइफ, जैसे है चेंजिंग डायबिटीज इन चिल्ड्रन। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट इंसुलिन और फ्री ऑफ कॉस्ट ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स दे रहे हैं। इंसुलिन माय लाइफ को अब इतने 2008 से 2010 से चल रहा है, और चेंजिंग डायबिटीज के अब ये 1 साल पूरा हो गया। और ये मीठी जिंदगी माशाल्लाह बहुत अरसे से डॉक्टर सना अजमल उस पर काम कर रही हैं, और वो तमाम घर पहुंचाती हैं, उस बात का भी ख्याल रखती हैं कि जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है उसके में जो इंसुलिन लिखी है वही इंसुलिन वहां पहुंचा दी जाए, उसके घर पे पहुंचा दी जाए। तो ये इन चीजों का पता होना चाहिए। और जहां तक एक्सेप्टेंस का ताल्लुक है, वो तो आप यकीन करें कि मैं खुद डॉक्टर हूं, लेकिन मैं इसको कन्फेस करता हूं इस बात को कि जितने मिथ्स होते हैं और जितनी मिसबिलीव्स होती हैं, ये सारे कहीं ना किसी स्टेज पर डॉक्टर ने खुद प्रयोग शुरू कराए होते हैं। वो अपनी इग्नोरेंस के लिए डॉक्टर साहब ने कह दिया कि भाई अभी जरूरत नहीं है। अरे भाई, जरूरत का तो जैसे डॉक्टर नजम ने कहा कि आपने एक ओरल दी, 2 ओरल दी, 3 ओरल दी, अभी भी वो उसका HbA1c भी कम नहीं है, और वो फास्टिंग भी कंट्रोल नहीं हुई, रैंडम भी कंट्रोल नहीं हुई। तो भाई अब तो इंसुलिन के बगैर कैसे गुजारा है? आप उसके साथ बार्गेनिंग कर लें कि भाई एक दफा, एक्सेप्टेंस भी आसान नहीं है, और जो एक्सेप्ट करते हैं वो क्या करते हैं, कुछ अरसे के बाद छोड़ देते हैं, बल्कि शुरू में ही वो डॉक्टर से ही कहलवा लेते हैं कि सर जैसे ही मेरी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी तो मुझे इसे छोड़ दूंगा। अरे भाई, आप चप्पल पहनते हो तो चप्पल भी तो सारी जिंदगी पहनते हैं ना, कि ये आखिरी है, अब ये तो सारी जिंदगी रहेगा। कपड़े पहनते हो तो कपड़े भी तो सारी जिंदगी पहनते हैं। तो ये इंसुलिन अगर आपके जिस्म के अंदर नहीं बन रही, एंडोजेनस नहीं बन रही, और आपको एक्सोजेनस बाहर से लेनी है, तो आप ले, क्योंकि वो उस पर आपके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के डिले होने का इंहिसार है। यानी अगर एक आदमी जितनी अर्ली इंसुलिनाइजेशन होगी, उतनी सेफ्टी, जितना बीटा मास सेल्स बच गया है, यानी कंजर्व हो गया, वो कंजर्व हो जाएगा, वो आप ही के लिए सेफ होगा। तो ये जरूरी है कि हमारे लोग ये समझ लें कि ये हार्मोन है भाई, कोई मेडिसिन नहीं है। अल्लाह मियां ने इसी के साथ पैदा किया था, और अगर हम इसको बाहर से ले रहे हैं या वो हमारे जिस्म के अंदर बन रहा है, अगर जिस्म के अंदर बनने वाली इंसुलिन नाकाफी है तो हमें बाहर से लेनी चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए, और ये ये सही तरीका है। अच्छा, अगर कोई आदमी धूप में काम कर रहा है, उसको सोडियम कम हो गया, वो डॉक्टर के पास जाता है, उसको सोडियम रिप्लेस करता है। अगर किसी को लूज मोशंस हो गया, उसका पोटाशियम कम हो गया, डॉक्टर पोटाशियम रिप्लेस करता है। वहां कोई नहीं पूछता कि भाई ये डिपेंडेंसी हो जाएगी क्या। यहाँ चूंकि लॉन्ग टर्म लेना है, बहुत लंबे अरसे लेना है, तो भाई ये तो इन्हिसार है। भाई इन्हिसार नहीं है, ये रिप्लेसमेंट है, और ये लाजमन लेना चाहिए, और इस पर कॉम्प्लिकेशन से बचने का इन्हिसार है। और जहां तक एक्सेस का ताल्लुक है, उन चीजों को, उन उदारों का इल्म होना चाहिए लोगों को, उनके बारे में मालूम होना चाहिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट
इंसुलिन प्रोवाइड कर देते हैं या लो कॉस्ट में अवेलेबल कर देते हैं। इदारे मौजूद हैं, बकाया इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी में लेंटल जो है बहुत कम पैसों में मिलता है। तो ये जो लोग सिर्फ एक वक्त के इनकी 24 आवर्स में एक इंसुलिन पर होते हैं, ब्रिड्ज रेजिम पे होते हैं, वो आराम से वहां से वो ले सकते हैं। और भी जगह होंगी और बहुत सारी जगह हैं। तो ये इनका इल्म होना भी जरूरी है, इनके अवेयरनेस होना जरूरी है और इसका इस्तेमाल जरूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने एक्सपर्ट नॉलेज हमारे साथ शेयर की और इंशाल्लाह इस वीडियो के थ्रू बहुत सी आम आवाम में भी ये नॉलेज जो है वो डिसेमिनेट होगी और इससे लोग फायदा हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। I would like to invite my next speaker, Dr. Nayyar Jabeen. She has done her MBBS. She's General Manager Marketing, Business Development and Corporate Affairs at Dr. Isa Labs and Diagnostic Center. Dr. Nayyar. Thank you, Asiya. Bismillahirrahmanirrahim. सबसे तो डॉक्टर नजम, डॉक्टर बाबर, डॉक्टर अब्बासी ने माशाल्लाह से बहुत सारी बातें शेयर ऑलरेडी कर ली हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि वो पॉइंट्स जो कि थोड़े से कुछ रह गए हैं तो वो मैं उस पर हाईलाइट कर दूं ताकि वो रिपीटिशन ना हो बातों की। अच्छा, एक तो ये बात आसिया कि जो 2-4 एंगल जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि हम जो डायबिटीज में जो लोग अफेक्टेड हो गए, डायबिटिक हो गए, हम उन पे अवेयरनेस सेशंस भी कर रहे होते हैं और प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, डिफरेंट एनजीओज हैं, अथॉरिटीज हैं। लेकिन वो लोग जिनको डायग्नोज जो कि प्री डायबिटिक तो हैं लेकिन या वो डायबिटिक हैं लेकिन उनका डायग्नोज नहीं हो सका, उस पर हम थोड़ा सा कम तवज्जो दे पाते हैं। जैसे कि हर 5 जो डायबिटिक लोग हैं उनमें से एक को पता ही नहीं चलता कि वो डायबिटिक है। अब वो होता क्या है कि हमारे यहाँ जो हमारे माइंड के अंदर जो साइन एंड सिम्टम्स यूजुअली जो हाईलाइट किए जाते हैं, जो मीडिया पे भी होते हैं, वो जो मेन होते हैं कि जी प्यास का ज्यादा लगना, बार बार यूरिन फील होना, भूख ज्यादा लगना, वेट कम होना, ये इन चीजों पे हम ज्यादा पेशेंट्स को हाईलाइट कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी ओपीडीज में आसिया ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको इनमें से कोई भी सिम्टम नहीं होता और वो किस सिम्टम्स के साथ हमारे पास आ रहे होते हैं कि उनको थकन बहुत महसूस हो रही होती है, वो जल्दी थक जाते हैं, स्किन उनकी बहुत ड्राई हो रही होती है, या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि उनमें इन्फेक्शन बार बार हो रहे होते हैं। क्योंकि 50% लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई सिम्टम्स जो कि ग्रॉस सिम्टम्स नहीं होते हैं। अब पेशेंट हमारे पास आता है, उसको स्किन के इन्फेक्शन है, बार बार फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन के इन्फेक्शन हो रहा है, कभी कभी सिर्फ ये होता है कि हाथ पांव सुन हो रहे हैं, टिंगलिंग सेंसेशन या नमनेस जिसे कहते हैं ना। तो कभी ये होता है कि आई साइट आपकी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, तो उसमें हम अपनी आई साइट चेक करवाते हैं और ग्लासेस का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हमारे माइंड में ये चीज नहीं आती कि हम अपनी शुगर भी चेक करवा लें। तो इस सिम्टम्स को जरूर मैं चाहूंगी कि आपके प्लेटफॉर्म से एक तो इस चीज को हाईलाइट कर लूँ। दूसरा, जैसे कि हमें और पैनलिस्ट ने बहुत हाईलाइट किया था ओबेसिटी को, तो मैं एक चीज आसिया जरूर ये कहना चाहूंगी कि तमाम वो लोग जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट ओबेसिटी तो हम बताते हैं, और लेकिन उसके साथ एक वर्ड होता है जिसको हम BMI कहते हैं, जिसे बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। सॉरी, मैं चाह रही हूँ कि वो पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर दूं जो अब तक डिस्कस नहीं हुए। BMI एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम अपनी बॉडी के हाइट और वेट का एक रेशियो कैलकुलेट करते हैं और उसके बेस पे हमें पता चल पाता है कि हम किस रेंज में है जो कि हमें डायबिटीज हो सकती है, या हम BMI के किस रेंज में है जो कि अंडर वेट है या ओवर वेट है या नॉर्मल वेट है। तो नॉर्मल, मैं वैसे ही एक आपको फॉर्मूला बता देती हूँ कि हम अपना वेट किलोग्राम में लेते हैं और हाइट उसको डिवाइड करते हैं हाइट मीटर स्क्वायर में। लेकिन अगर नॉर्मल लोग इसको ना कर पाए तो आप जरूर अपने डॉक्टर के पास जाके जो डायबिटीज में के शिकार हैं या नहीं भी हैं और उनकी फैमिली हिस्ट्री है और या ओबेसिटी है उनको, या हाइपर या कोई और कोमोर्बिड है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, उनको एक दफा BMI का वर्ड जरूर बताना चाहिए ताकि वो जाके अपने डॉक्टर से अपना BMI चेक करवा लें। क्योंकि 3 to 7% जो 20 लोग होते हैं जिनका BMI नॉर्मल से ज्यादा होता है, उनमें चांसेस होते हैं डायबिटीज के डेवलप होने के। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आसिया जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी कि हम ये समझते हैं कि हम जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, शुगर, एक्चुअली
हमें ये पता होता है कि हमारा लबलबा पैनक्रियाज इंसुलिन कम जो है वो रिलीज कर रहा होता है बॉडी में, जिसकी वजह से शुगर बढ़ रही होती है। लेकिन इसका जो सिंपल सा फिनोमेना है, वो फिनोमेना अगर लोग समझ सकें, हम जो भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कैन यू हियर मी, मेरी आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब आ रही है कि हम जो भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो भी शुगर्स लेते हैं, वो हमारी बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है एक स्पेशल शुगर में जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। अच्छा, ये ग्लूकोज जो होता है ये हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है। जैसे आपको गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, पेट्रोल, सीएनजी, इसी तरह हमारी बॉडी को डेली एक्टिविटीज के लिए फ्यूल चाहिए होता है, और यही वो ग्लूकोज है जो हमारी बॉडी को फ्यूल सप्लाई कर रहा होता है। लेकिन हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं, खलियात होते हैं, वो कभी भी उस ग्लूकोज को अपने अंदर नहीं ले सकते जब तक कि वो इंसुलिन ना हो। यानी आप ये समझें कि इंसुलिन जो है ये ब्लड से ग्लूकोज को हमारे सेल तक पहुंचाती है और हमारी बॉडी उसको एज ए फ्यूल इस्तेमाल करती है। अब वही ग्लूकोज जो हमें फ्यूल दे रहा है, हमें एनर्जी दे रहा है, अगर वही फ्यूल हमारी बॉडी में अगर यही ग्लूकोज जो है इंसुलिन की कमी की वजह से हमारे सेल्स में ना जा सके, तो होता क्या है कि वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में उसकी रेंज बढ़ना शुरू होती है, और जो ग्लूकोज अब तक हमें फ्यूल या एनर्जी दे रहा था वही हमारे लिए टॉक्सिक हो जाता है। अब यही ब्लड का जो ग्लूकोज है, ये जो हमारी टाइनी ब्लड वेसल्स हमारे जिस्म की होती हैं, जिसमें कि हमारे किडनीज है, हार्ट है, आईज है, नर्वस सिस्टम है, ये सबको डैमेज करना शुरू कर देता है। इसीलिए अगर डायबिटीज को वक्त पर कंट्रोल ना करें तो ये जिस ऑर्गन को के वेसल्स को डैमेज कर रहा है या अफेक्ट कर रहा है, वो उन ऑर्गन को डैमेज करने लगता है। जैसे अगर वो हार्ट को कर रहा है तो हार्ट डिजीजेस होती हैं और साइलेंट हार्ट अटैक, लोगों को पता ही नहीं चलता और अचानक से हार्ट अटैक हो गया। अगर वो दिमाग के नर्वस सिस्टम पे असर कर रहा है तो एकदम से स्ट्रोक जिसे कहते हैं, पैरालिसिस का अटैक हो गया, किडनी डिजीज हो गई, ब्लाइंडनेस हो गई। और एक चीज जो मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी, जो डायबिटीज की सबसे खतरनाक चीज है वो ये है कि वो न्यूरोपैथी डेवलप करता है। न्यूरोपैथी क्या होती है कि वो हमारे नर्व्स को डैमेज करता है, इसलिए दर्द का एहसास जो होता है ना वो खत्म हो जाता है। मैं ये कहती हूँ कि जो दर्द है ना, पेन, वो अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। क्योंकि जब पेन होता है तो हमें लगता है कि हाँ, यहाँ पे समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इनसाइड इन अवर बॉडी, और हम फौरन से कुछ ना कुछ उसको चेक करवाते हैं और इलाज करवाते हैं। लेकिन अगर ये दर्द का एहसास खत्म हो जाए तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ खड़े होते हैं। साइलेंट हार्ट अटैक हो गया, जैसे डायबिटिक फुट सड़ने का अब्बासी साहब ने, कि डायबिटिक फुट हो गया, कोई चीज चुभी उसको पता ही नहीं चला, और फिर वो होते होते जख्म होते होते डायबिटिक फुट में कन्वर्ट हो गया। इसलिए डायबिटीज को जो है ना वो साइलेंट किलर कहते हैं। अच्छा, एक चीज जो अभी शायद डिस्कशन में रह गई है, वो चीज ये होती है कि जितना डेंजरस हाई ब्लड शुगर का बढ़ जाना होता है जिस्म में, उतनी ही डेंजरस शुगर का लो हो जाना है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि अगर सडनली आपके जिस्म के अंदर शुगर लो हो जाती है तो आपने क्या करना है, आपको क्या सिम्टम्स आते हैं। आप कमजोरी को महसूस करने लगते हैं, पसीने आने लगते हैं, आपको मतली सी नॉजिएटेड फील होने लगती है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। ये वो सिम्टम्स होते हैं कि आपको फौरन से अपनी शुगर चेक कराना चाहिए और कुछ लेना चाहिए। आपको इंस्टेंट आपको शुगर लेनी पड़ती है। लेकिन ये हाइपोग्लाइसीमिया होता क्यों है, ये एजुकेशन पेशेंट के अंदर बहुत जरूरी है। होता क्या है कि हम शुगर की मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो चाहे वो इंसुलिन फॉर्म में हो, हम ले रहे होते हैं, लेकिन हम अपने 2 मील के दरमियान जो है ना वो बहुत लंबा गैप दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारी शुगर जो है ना वो एकदम से डाउन होती है, और जो अगर बहुत देर तक शुगर डाउन रहे तो वो हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। इसीलिए स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट का कॉन्सेप्ट डायबिटिक लोगों में क्रिएट करना बहुत मैंडेटरी है, कि आप हर 3 से 4 घंटे के बाद कुछ खाएं, बजाय इसके कि आप 3 लार्ज मील लें, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर। आप उसी 3 लार्ज मील्स को डिवाइड कर दें छोटे छोटे 6 पोर्शंस के अंदर। आप लाइट सा ब्रेकफास्ट लें, 2-3 घंटे बाद आपको भूख लगेगी, आप एक छोटा सा स्नैक ले लें, आप एक फ्रूट कोई भी खा सकते हैं, 1 एप्पल, 1 पेयर, जो है 2 स्लाइसेस ऑफ मेलन आप ले सकते हैं। फिर आप लंच और डिनर में आप एक छोटी सी जो है वो चौकर का आटा जो होता है उसकी आप एक छोटी सी चपाती ले लें। प्रेफर करें कि आप सब्जी और दाल और सैलेड के साथ उसको लें।
रेड मीट ना ले, व्हाइट मीट की तरफ आ जाए। जब आप हल्का लंच और डिनर लेंगे तो आपको 3 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली भूख महसूस होगी, उस वक्त आप एक छोटा सा स्नैक लें। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक जरूरी है कि हम ये कॉन्सेप्ट भी अपने पेशेंट्स के अंदर जो है वो ले सकें। अच्छा, एक चीज जो है कि जब शुगर लो होने लगती है तो जो है वो हम शुगर चेक कराते हैं और अगर 80s में आ रही है, हमें लगता है शुगर बहुत ज्यादा लो है डायबिटिक पेशेंट को, और वो एकदम से जूस पी लेते हैं। अगर आपकी शुगर बहुत ज्यादा लो हो रही है फिर तो मजबूरी है, लेकिन अगर आपकी 80s के दरमियान आ रही है, आपके सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप जो भी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, अगर आप जूस के बजाय आप कोशिश करें कि आप जो फ्रूट है वो पल्प के साथ ले लें, आप रोटी खा लें, आप सैंडविच खा लें। अगर बहुत शुगर लो नहीं है तो, अगर बहुत है तो फिर तो ऑटोमेटिकली आपको फौरन लेना पड़ता है जूस वगैरह। उससे ये होता है कि आपकी शुगर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बॉडी में बढ़ती है। तो वो ऐसा नहीं होता कि अभी आपकी शुगर 80 है और फिर वो एकदम से 250 में चली जाती है। लोग चॉकलेट्स खा लेते हैं, चीनी खा लेते हैं। एक तो ये जो है, दूसरा हम ये समझते हैं कि सिर्फ मीठा खाने से ही शुगर बढ़ती है, हालांकि मीठा के साथ साथ हमें फैट्स को भी अवॉइड करना होता है, क्योंकि अल्लाह ने हमारी बॉडी में एक सिस्टम रखा है कि शुगर जो है वो फैट्स में कन्वर्ट होता है, फैट्स जो है वो शुगर में कन्वर्ट होता है। तो जब अगर हम बहुत ऑयली चीजें ले रहे होते हैं तो वो भी कन्वर्ट होती है शुगर के अंदर। तो ये भी जो है वो एक कॉन्सेप्ट और ये अवेयरनेस लोगों में जरूर देनी चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि कम खाने से शुगर नहीं बढ़ती, जो कि बिल्कुल एक मिथ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कम खाने से शुगर नहीं बढ़ती है। आपने कम खाएं कि ज्यादा खाएं, आप हेल्दी डाइट लें। हम जो अनहेल्दी डाइट लेते हैं जिसमें फ्राइज होते हैं, बर्गर्स होते हैं, पिज्जा होते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा डेंजरस होते हैं। अच्छा, एक चीज कि अगर आप डायबिटिक नहीं भी है ना आसिया, तो भी अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को डायबिटीज है या आप ओबेसिटी के शिकार है, या मैं एक चीज कहूंगी कि जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं, यूजुअली जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, वो प्रेगनेंसी में इनकी शुगर बढ़ती है और डिलीवरी के बाद नॉर्मली शुगर नॉर्मल हो जाती है, और वो बिल्कुल जो है ना केयरलेस हो जाती हैं खवातीन या उनकी फैमिली। तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि वो खवातीन जिसके अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज एक दफा डेवलप होती है, वो अपनी बाद की लाइफ में 10% खवातीन ऐसी होती हैं जिसके अंदर डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ थोड़ी बहुत चीजें थी जो मैं बताना चाहती थी। एक चीज बस मैं जरूर एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगी कि मैं अपने लेक्चर्स में भी ये बात करती हूँ कि अवॉइड वर्ड सी से कार्बोहाइड्रेट, सी से कैफीन, सी से कोला। अब कार्बोहाइड्रेट्स में रोटी, चावल, आपका रस, आपके जो भी बिस्किट्स होते हैं, कुकीज होते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। और हमारी ग़िज़ा जो होती है, हमारा मील, वो मेनली इसी पे डिपेंडेंट होता है। कैफीन है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, या जो भी कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इस सबको अवॉइड करें। और एक्सरसाइज, ये आपकी बॉडी के लिए कि जितनी जरूरी, जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए आपका ट्रीटमेंट होता है, उतनी ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज स्पेशली ब्रिस्क हो। जी डॉक्टर नैयर, मैं भी आपसे जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में बात करना चाह रही थी कि आपने ये बताया कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी खत्म होने के साथ वो वक्ती तौर पे तो खत्म हो जाती है, लेकिन वो खवातीन एट रिस्क आ जाती हैं। कुछ ये भी बताइए कि वो बच्चे जो ऐसी माओं के होते हैं जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, वो भी एट रिस्क होते हैं टाइप 1 डायबिटीज के? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी कि जिन खवातीन को प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, तो ना सिर्फ ये कि वो बेबीज भी रिस्क का शिकार होते हैं, या ना सिर्फ ये कि मदर्स को एडल्ट लाइफ में अपनी बाद की जिंदगी में शुगर हो सकती है, बल्कि बच्चे भी रिस्क पे होते हैं। और वो बच्चे डिलीवरी के बाद भी अपनी लेटर लाइफ में उनको ओबेसिटी और डायबिटीज के रिस्क होते हैं। इसके अलावा बर्थ से पहले भी आसिया, यानी बर्थ से पहले ऐसे बच्चे जो होते हैं उसमें उन बच्चों का वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो एबनॉर्मल वेट जब बच्चों का बढ़ता है, वो इटसेल्फ बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि फिर वो डिलीवरी के टाइम पर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और माँ को सिजेरियन की तरफ जाना पड़ता है, कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाना पड़ता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है डिलीवरी के टाइम पर। और वो बच्चे भी नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में रिस्क पर होते हैं कि अपनी आगे की लाइफ में डायबिटीज डेवलप कर सकते हैं। जी अच्छा, मैं कुछ टेस्ट के हवाले से आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहूंगी कि पब्लिक को जी एक चीज बताइए कि अगर
को महसूस होता है कि उनको डायबिटीज के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो सबसे पहले जाकर क्या फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर करवाएं या फिर HbA1c किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाना चाहिए? क्या प्रोटोकॉल क्या है इसका? देखिए, यूजुअली जो हमारे यहाँ नॉर्मल, अब तो इतना लोगों में अवेयरनेस हो गया है कि उनको पता है कि ग्लूकोमीटर क्या होता है और कैसे शुगर चेक की जा सकती है। तो उनको अगर सिम्टम्स आ रहे होते हैं या वो कॉन्शियस होते हैं तो वो जाके फास्टिंग ब्लड शुगर या रैंडम ब्लड शुगर करा लेते हैं। लेकिन एक चीज जो कि चाहे वो प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक हो, अब देखिए, अगर फर्ज करें कि हम अगर एक गिलास जूस पी लेते हैं और उसके बाद हम थोड़ी देर के बाद शुगर कराते हैं तो ऑटोमेटिकली बड़ी भी आएगी। या अगर कोई शख्स जिसे काफी सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ और वो लेट इवनिंग में जाकर या अर्ली इवनिंग में जाकर टेस्ट करवाता है लाइट सा ब्रेकफास्ट, तो उसकी शुगर लो आएगी। तो फास्टिंग और रैंडम आपको एक गाइडेंस जरूर दे रहे होते हैं, लेकिन वो टेस्ट जिससे आपको डायग्नोसिस होगी, जैसे कि अब्बासी साहब ने बताया कि हम जो GTT कराते हैं या HbA1c, वो इजी होता है, इजीली अवेलेबल होता है। ये वो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जो कि आपको 3 मंथ्स का शुगर लेवल बता रहा होता है कि आप कहाँ खड़े हैं। इसका ताल्लुक फास्टिंग और रैंडम से नहीं होता। इसका ताल्लुक ये नहीं होता कि आपने ब्रेकफास्ट क्या किया, लंच क्या किया, लास्ट नाइट क्या खाया। ये आपको आपका एवरेज जो है वो 3 मंथ्स का एक एवरेज बता रहा होता है कि आप कहाँ खड़े हैं। तो आप क्या रिकमेंड करेंगी कि अगर किसी को सिम्टम्स ऐसे महसूस हो रहे हैं और डॉक्टर को, डॉक्टर्स के हवाले से बता दीजिए कि आप लोगों के पास जैसे फॉर एग्जांपल लेबोरेटरी में ज्यादा रिकमेंडेशंस क्या आती हैं, प्रिस्क्रिप्शंस क्या आती हैं, फास्टिंग रैंडम या फिर एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड HbA1c को कंसिडर किया जाता है? देखिए आसिया, टोटली डिपेंड करता है। यूजुअली हमारे यहाँ क्या होता है कि जो प्रायोरिटी हमारी जिंदगी में होती है वो अपनी सेहत और ब्लड टेस्ट और डॉक्टर्स के पास जाना होता है। हम शॉपिंग्स पे हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, हम अपने बच्चों को ले जाते हैं रेस्टोरेंट्स में ले जाते हैं, 5 स्टार होटल्स में ले जाते हैं और हम एकदम से एक्सपेंस कर देते हैं, लेकिन अपने ब्लड टेस्ट पर, अपनी सेहत पर टेस्ट करने में 10 बार सोचते हैं। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद से आते हैं। तो जो खुद से आते हैं वो ज्यादातर शुगर, अपना सिंपल शुगर टेस्ट करवा रहे होते हैं, फास्टिंग या रैंडम। लेकिन वो लोग जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, या वो किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू आ रहे होते हैं, वो यूजुअली HbA1c कराते हैं। और वो लोग जिनको डायबिटीज होती है तो यूजुअली, जैसे कि मेरे पास क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं, तो आई हैव डन माय MCPS इन फैमिली मेडिसिन एंड इन डायबिटीज। तो मेरे पास जो ज्यादातर डायबिटिक लोग ही आ रहे होते हैं। तो यूजुअली हम जब HbA1c कराते हैं तो साथ में एक हम सीरम क्रिएटिनिन, कम से कम अगर पेशेंट बहुत अफोर्डिंग नहीं होता तो हम एक सीरम क्रिएटिनिन जरूर करवा लेते हैं, क्योंकि इससे हमें एक बेस लाइन पता चलता है कि इसका किडनी का क्या स्टेटस है। क्योंकि जब हमें टैबलेट से स्टार्ट करनी होती है, स्पेशली मेटफॉर्मिन, तो वो डायरेक्टली हमारे, अगर आप बहुत टाइम तक ले रहे होते हैं या आपकी किडनी ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड होती है और फंक्शन सही नहीं कर रही है, क्रिएटिनिन बड़ा है, तो हमें, हमारे पास मेडिसिन फिर हमें ग्रुप्स चेंज करने पड़ते हैं। हर मेडिसिन हर स्टेटस पे नहीं दी जा सकती है। तो इसलिए हम क्रिएटिनिन जरूर करवा लेते हैं। लिपिड प्रोफाइल की कोशिश करते हैं कि अगर पेशेंट, ताकि साथ ही साथ उसका ये स्टेटस भी पता चल जाए कि कोलेस्ट्रॉल कितना है और यूरिन। अगर तो डायबिटिक है तो हम डॉक्टर ने ये बताएं कि इंसुलिन कब करवाते हैं टेस्ट? इंसुलिन हम कब करवाते हैं? देखिए, आपने ये बहुत अच्छी बात की है। एक्चुअली तो हमें सीरम फास्टिंग इंसुलिन करानी चाहिए, ठीक है, डायबिटिक लोगों को भी करानी चाहिए। ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में, चूंकि जैसे मैंने कहा, लोग अवॉइड करते हैं, तो हम शुगर में, जब आपके डायबिटीज की डायग्नोसिस में हम यूजुअली नहीं करवा रहे होते हैं, या हम उस वक्त करवा रहे होते हैं जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है, या कोई शख्स है जिसको एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक्स हो रहे हैं, या कोई और हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, तो हम फास्टिंग इंसुलिन की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर हम करा लें तो वो अच्छा होता है, वो डायग्नोसिस में हमारी हेल्प ही कर रहा होता है। लेकिन अगर आप डायबिटीज के लिए बात कर रहे हैं, सिर्फ डायबिटीज की, तो उसके लिए HbA1c हमारे पास बहुत अच्छी गाइडलाइन होती है। ठीक है डॉक्टर नैयर, थैंक यू सो मच। You're welcome. आपने बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें दी। I would like to invite our next panelist, Dr. Zobala. She is assistant professor in the Department of Food and Science, University of Karachi. Dr. Zobala, Assalamu alaikum.
I guess Dr. Zabala is not here. Asiya, with the permission of other panelists and जो है moderator, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, एक myth कि हमारे यहाँ हम जब किसी फंक्शंस में जा रहे होते हैं तो लोग डाइट, पेप्सी और 7 अप हाथ में लेके फिर रहे होते हैं, और उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी डायबिटिक पूछा जाए तो जी डायबिटीज इसलिए लिया है। तो मैं जरूर बताना चाहूंगी कि जो डाइट, पेप्सी और 7 अप होते हैं उसमें कैलोरीज कम होती हैं, लेकिन उसमें जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं वो हमारी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे होते हैं हमारी बॉडी, तो वो भी उतना ही इक्वली डेंजरस है जितना कि नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक्स डायबिटिक लोगों के। Dr. Asiya, since Dr. Zabala is not there, I will request you to invite Mr. Adnan Siddiqui, who is CSO for Easy Shifa, and they are working on a unique model of developing artificial intelligence related product and digital health. So please invite Mr. Adnan Siddiqui to share his artificial intelligence product that is developing for especially non-invasive diagnostic techniques. Sure, sir. Mr. Adnan Siddiqui, over to you, please. Assalamu alaikum. Yeah, I was not ready for this surprise, but I do have a question first before I embark on my thesis. One thing that I think earlier one of the speakers mentioned, the diabetic patients come to us when the limbs start to fall off. And I read a couple of weeks ago in an article that 20 to 30% of the population, those who are diabetic, they don't know they are diabetic. So both of those things are telling me that there is no system in place to identify or give access to people to get diagnosed early and start doing something about it. Even if they don't do anything about it, at least they should be aware. So are there any mechanisms? Are we thinking in those lines? How do we make it public? How do we make it accessible to people so they can get diagnosed earlier on rather than when it's too late? I will request him, Abasa, please, if you can respond to this. Abasa, are you there? जी मैं बिल्कुल हूँ। जरा ये अदनान साहब का सवाल समझिए, इसको रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। ये इसका ताल्लुक जो है ना, इसका ताल्लुक इस बात से है जो बाबर सईद खान साहब कह रहे थे कि हमारी प्रायोरिटी में नहीं है हेल्थ। हमें ये सबसे ज्यादा कोशिश जो है वो हम लोग सबसे ज्यादा जिसको इग्नोर करते हैं वो हेल्थ है। और उसकी इस वजह से होता ये है कि हम जब तक के बिल्कुल मजबूर नहीं हो जाते, यानी देखें अगर किसी को बुखार है, अब बस फंस गया बेचारा, मजबूर है तो वो जाएगा डॉक्टर के पास। लेकिन अगर उसको जैसे डॉक्टर साहब बता रही थी नैयर के भाई अब उसको सिर्फ पाँव सुन हो रहा है, न्यूरोपैथी डेवलप हो रही है, उसको चलो भाई पाँव दबा लें, बच्चे पाँव दबा दें, वो पैनाडोल ले ले, वो कोशिश आखिर वक्त तक ये करता है कि वो उसको जाना नहीं पड़े। और वो मोबाइल का टेलीफोन तो खरीद सकता है, लेकिन बहुत महंगा मोबाइल भी खरीद सकता है, लेकिन टेस्ट नहीं कराएगा। ये टेंडेंसी की बात है, ये एक माइंडसेट की बात है, और ये इतना ज्यादा इतने अरसे में इतना ज्यादा पक्का हो गया ये बात कि बहुत मुश्किल होता है लोगों को कन्विंस करना। अच्छा, एक तरफ तो डॉक्टर अदनान आपका ये कहना है कि ठीक है कि भाई लोगों के इल्म में नहीं है कि एक्सेस नहीं, सिस्टम ऐसा है। दूसरी तरफ उसका जो है उसका मिसयूज भी सुन लीजिए। एक बच्ची, मैंने एक कैंप किया, ह्यू मेडिकल फाउंडेशन ने एक कैंप लगाया बागे मिल्लत में, कोरंगी में। अब जनाब पहली बच्ची जो मेरे पास आई टाइप 1, उस वक्त उसकी शाम के 5:30 बजे थे और उस वक्त उसकी शुगर थी 517। मैंने उसके फादर से कहा कि यार तुमको पता नहीं है ये टाइप 1 बच्ची है, नहीं लगाओगे बच्ची मर जाएगी।
ये क्या मजाक है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं एक ही जगह से रजिस्टर हूँ, गौर से सुनिएगा, एक ही जगह से रजिस्टर है बच्ची, तो हमें 2 ही पेन मिले थे, वो हमारे पास खत्म हो गए, अब हमें पहली तारीख से पहले मिलेगा नहीं, लिहाजा मैंने वो इंसुलिन लगाई। अब इसका ये मतलब है कि कई लोग ऐसे थे जो वहां पे भी आए हुए थे, जो डायबिटिक एसोसिएशन पाकिस्तान से भी मुफ्त की इंसुलिन ले रहे हैं, जो प्रोफेसर मोहम्मद याकूब अहमदानी के इंसुलिन माई लाइफ से भी मुफ्त की इंसुलिन लेते हैं, और वो सलामी के सेंटर से भी मुफ्त की इंसुलिन लेते हैं। यानी मजाक की इंतहा हो गई कि आप खाली वायल देने को तैयार नहीं है, जी गिर गया, टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, मिसयूज। अब वो आप एनालॉग चाहिए, अब एनालॉग नहीं मिला तो 2-2, 3-3 जगह से आपने आर और एन लिया, सिंपल इंसुलिन लिए, और वो आपने इस्तेमाल ही नहीं करे, जाये हो गए। तो एक तरफ तो ये सवाल भी बिल्कुल सही है कि जब हमने बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी ने MOU साइन किया सिंध गवर्नमेंट के साथ, और हमने कहा कि हम आपके डॉक्टर्स को बेसिक हेल्थ यूनिट और रूरल हेल्थ सेंटर, क्योंकि बेसिक हेल्थ यूनिट गवर्नमेंट ने PPHI को दिया हुआ है, तो हमने PPHI के साथ भी एक MOU साइन किया कि हम चाहते हैं कि कराची में जिस तरह पेशेंट देखा जाए वैसे ही टंडोयालार में देखा जाए, वैसे ही मटियारे में देखा जाए, वैसे ही नगर पारकर में देखा जाए, वही स्टैंडर्ड हो डायग्नोसिस का, वही स्टैंडर्ड हो टेस्ट के एवेल्युएशन का, वही तरीका हो कि उसके प्रिस्क्रिप्शन में चारों इसेंशियल मेडिसिन मौजूद हों। तो ये, और न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है, पंजाब में भी यहाँ गया। तो अब यहाँ पे हमने सिंध में जो हमने मुआहदा किया, तो हमने उनके लोगों को एक किया, जब बेसिक हेल्थ यूनिट उसमें रूरल हेल्थ सेंटर मटियारी गए, तो उन्होंने पूरी बात सुनने के बाद कहा डॉक्टर साहब ये तो बात आपकी सब सही है, लेकिन हमारे पास ग्लूकोमीटर ही नहीं है बेसिक हेल्थ यूनिट या रूरल हेल्थ सेंटर। अच्छा, एक तरफ ये बात है बिल्कुल, दूसरी तरफ क्या है कि मतलब ये मैं बहुत दुख के साथ बता रहा हूँ आपको कि OGTT, हमने कहा भाई चलो OGTT है गोल्ड स्टैंडर्ड, क्यों? क्योंकि HbA1c किसी उसमें लो प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के मेथड से होता है, किसी जगह हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से होता है। अब LPLC से हुआ तो बहुत ज्यादा फिगर चाहिए, और HPLC से हुआ तो बहुत लो में भी सेंसिटिविटी आ जाएगी और वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो अब आपको तो नहीं पता कि जिस लैब से आप करा रहे हो उसमें HPLC मेथड इस्तेमाल हो रहा है या LPLC। दूसरी बात, डॉक्टर साहब खुद उसकी इंटरप्रिटेशन जानते हैं कि नहीं, उसकी लिमिटेशन HbA1c की जानते हैं कि नहीं, कि अगर एनीमिया या जो उसके ब्लड डिस्क्रीज आ जाए तो क्या होएगा। तो ये एक एडिशनल फैक्टर है डॉक्टर की अपनी नॉलेज का। लेकिन हमने कहा चलो भाई गोल्ड स्टैंडर्ड वही है, OGTT है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसमें होता ही है कि रात भर की फास्टिंग के बाद जब वो बंदा जाता है तो उसकी फास्टिंग ब्लड शुगर ली जाती है, और उसके बाद उसको 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाया जाता है, और 2 घंटे के बाद उसका रैंडम ब्लड शुगर होता है। अब क्या किया है उन्होंने, अंदाजे से बगैर वजन किए हुए अंदाजे से 1.5 चमचा ग्लूकोज पिला दी। अल्लाह को माने भाई, मैं मतलब ये कोई शॉर्टकट नहीं होता भाई उसमें साइंस के प्रोसीजर में। अगर वो आपके पास, आप चलिए ग्लूकोमीटर से कर लीजिए फास्टिंग और रैंडम, लेकिन आप बगैर एग्जैक्टली वे किए हुए, वजन किए हुए कि आप वो 75 ग्राम ग्लूकोज दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं? तो आप जो आउटकम है उसको कंपेयर कैसे कर रहे हैं? उसको उस पर कोई बैड न्यूज आप ब्रेक कर कैसे सकते हैं? लेकिन अब ये है, ये ग्राउंड रियलिटी तो यही है भैया। ये इसी तरह मिसमैनेज होते हैं। अब प्रोफेसर या समर शेरा साहब अपने हर प्रेजेंटेशन में वो बच्चे की तस्वीर दिखाया करते थे कि उसका पाँव काटा गया अबव नी, और उसकी वजह ये थी कि जो पुराने मीरपुर खास में जो डॉक्टर साहब उसका इलाज कर रहे थे, उन्होंने पूछा सूर कितना है? पापा पिंडली पे हाथ रखा, उन्होंने लगा पापा यही इंसुलिन लगाओ। उसका बेचारे का पता नहीं क्या हशर कर दिया, वो पूरा जेट ब्लैक हो गया, गैंग्रीन हो गया, सब बर्बाद हो गया, और आखिर में वो एम्पुटेशन हो गया। 19 साल का बच्चा। अब आप देखें, ये वो बिटर फैक्ट्स हैं और तकलीफ दे बातें हैं जो अमूमन हम लोगों को मजबूर होते हैं, और लोग क्या नाम है अवेयर नहीं होते।
मेरा हमेशा से यही कहना है, और हम अभी प्रोफेसर शमीम अख्तर कुरैशी साहबा ने कराची यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम किया अवेयरनेस का, उसमें ये बात बार बार दोहराई गई कि अब तो आप जिस तरह डायबिटीज केयर टीम में पहला नंबर पेशेंट का खुद का है, तो ये जरूरी है कि पेशेंट खुद इस बात से अवेयर हो कि कौन सी वो क्या एक्सपेक्ट करे जब डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको कैसे असेस करेगा और उसको कितने कितने दिन के बाद बुलाएगा और वो किस तरह से उसकी दवाई को एडजस्ट करेगा। अक्सर देखने को मिलता है कि डायबिटीज एजुकेटर नहीं था टीम में, तो क्या हुआ कि डॉक्टर साहब ने तो लिख दिया गैट्रिल 2 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे। अब नाश्ते से पहले लेनी है, नाश्ते के बाद लेनी है, क्या करना भाई, ये तो किसी ने नहीं बताया। तो अब वो बेचारा नाश्ते के बाद सल्फोनाइल यूरिया इस्तेमाल कर रहा है। या इसी तरह वो SGLT2 आ गया। अब हमारे यहाँ वो भी होता है, बहुत जल्दी जल्दी एडॉप्टेशन के बदले रेस लग जाती है। अब हर आदमी SGLT2 लिख रहा है, तो SGLT2 के इनहिबिटर्स का वो जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है वो भी 25 मिलीग्राम से भी ज्यादा की डोज दी जा रही है दो दफा। ये सब वो फैक्टर्स हैं जिसमें एक मिनिमम डायबिटीज एजुकेशन बंदे के लिए लाजमी है। अगर आप या किसी भी बंदे को डायबिटीज हो गई है या आपके घराने में किसी को डायबिटीज हो गई है, तो अब ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उसे सीखें और मालूम करें और फिर वो उस पर अमल करें। Asiya, please allow me to chip in and say a few words here. I mean, very relevant. देखिए मिनाज साहब, आप तो माशाल्लाह से सिंध हेल्थ कमीशन के फाउंडिंग CEO रहे हैं और पॉलिसी लेवल को अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं। ये सवाल मैं समझता हूँ रिस्पॉन्ड आप शायद और भी मुख्तलिफ अंदाज में कर पाते। ज़रूरत इसी अमर की अभी है कि वो थोड़े लोग जो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है और लोगों के पास कुछ तो इदराक नहीं है, और अगर इदराक है तो कमिटमेंट नहीं है, और अगर कमिटमेंट है तो पॉलिटिकल विल नहीं है, और वो नहीं किसी मीनिंगफुल रिजल्ट में हो पाता। अब मैं समझता हूँ कि एक कंसर्टेड एफर्ट होनी चाहिए जिसमें टेक्नोलॉजी लाइक अदनान सिद्दीकी साहब, जिसमें पॉलिसी लेवल के लोग जैसे कि मिनाज साहब आप या हमारे जैसे लोग, उसमें क्लिनिशियन लोग जैसे कि अब्बासी साहब हैं या नजम साहब हैं या बाकी सब लोग साथी लोग हैं, लैब के लोग जिस तरह के हमारे पास अभी ये बड़ा अच्छा रखा भी नैयर ने भी बात रखी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक होनी चाहिए इनिशिएटिव जिसमें लीड कोई भी ले, लेकिन इसकी तरफ कोई चीज मैं समझता हूँ जरूर होनी चाहिए कि जो रखें। अच्छा, और एक और बात थोड़ी सी रेलेवेंट जो मिस ना हो जाए, बिकॉज वी आर अबाउट टू कंक्लूड द प्रोग्राम, वो ये कि अब्बासी ने भी जिक्र ये किया कि नई कोई भी दवाई आती है तो मेरे चचा ने ये दवा शुरू की है और ये आप लें, बहुत अच्छी दवाई है, नहीं आई है, या मेरे फुफा को इससे बहुत फायदा हो गया था, आप ये दवाई लें और ये दवाई ये वाली इंसुलिन आप लें, दैट इज फुलिश। ये बिल्कुल गलत चीज है। आपको जिस तरह इट्स नॉट लाइक वन साइज फिट फॉर एवरीवन, ऐसा नहीं होता। हर दवाई की अलग अलग तरीक़ेकार है अपना असर दिखाने का, और अलग अलग जगह से वो काम करती है असर करने के लिए। तो जो दवा स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए लिखी गई है बस उसी पे स्टिक करें पेशेंट सारे, और इसमें कोई एडवेंचरिज्म नहीं करें, या कोई किसी की सुनी सुनाई बात पे या यूट्यूब की किसी वीडियो को देख के या कोई भी और चीज देख के ना करें प्लीज। थैंक यू। Thank you, Dr. I would like Dr. Minhaj to please conclude the session. बहुत शुक्रिया हमारे पैनलिस्ट का, खासतौर से डॉक्टर नजम, डॉक्टर बाबर, डॉक्टर अब्बासी और नैयर जुबाला, और स्पेशली जो डॉक्टर बाबर ने पॉइंट आउट किया द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। मेरे ख्याल में ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है जिसको हम देख रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ डायबिटीज़ बल्कि हेपेटाइटिस, HIV, सो मेनी प्रॉब्लम्स देयर आर देयर, बट डेफिनेटली जो डायबिटीज़ जो आज का सेशन है उस हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमें एड्रेस करना। और जो स्टैटिस्टिक्स डॉक्टर बाबर ने शेयर की बहुत ही अलार्मिंग है कि हमने इस चीज़ के लिए सच कोई पॉलिसी लेवल पे काम नहीं किया, और जो डॉक्टर बाबर ने सजेशन दिया है बहुत ही साहिब सजेशन है कि इसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इस चीज़ को मैनेज करने के लिए,
जिसमें लैब्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं और साथ में क्लिनिशियंस हैं, आम पब्लिक है, मीडिया के लोग हैं, लैब्स हैं। सो वो सब जॉइन हैंड करें इसको मैनेज करने के लिए, और इसमें जो टेक्नोलॉजी है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोल है वो अपनी जगह पे, मगर ये कि एक जामे पॉलिसी मेरे ख्याल में डेवलप करने की ज़रूरत है इस सिलसिले में। और मैं समझता हूँ कि आज की जो हमारी इस मीटिंग थी उसका कंक्लूजन था वो यही सबसे बेहतर होगा कि अगर इस प्लेटफॉर्म पे जो भी कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं, इफ वी कैन जॉइन हैंड्स टुगेदर और हम सब मिल के जो है ना वो एक पॉलिसी लेवल डॉक्यूमेंट लिखें और उसको फिर कोशिश करें कि रेगुलेशन में आए और उसको हम आगे गवर्नमेंट लेवल पर लेकर जाएं, ताकि इस मोजी बीमारी, जो कि बीमारी नहीं है बल्कि इनफैक्ट डायबिटीज सिंड्रोम बेसिकली, सो इसको हम एड्रेस कर सकें, जिसका मैग्नीट्यूड है जिसका आम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। और जो यहाँ पर आज डिस्कशन हुआ है मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, सो बहुत ज़रूरत है कि हम ये अवेयरनेस सेशंस जो है ना वो न सिर्फ ये कि पेशेंट्स के लिए बल्कि डॉक्टर्स के लिए भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है कि वो समझें इस डिजीज़ का मैग्नीट्यूड, इसके प्रॉब्लम्स, इश्यूज, कॉम्प्लिकेशंस, दवा कैसे देनी है। तो उस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि हम इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करें और आगे नेचुरली इसमें कोई पॉलिसी लेवल की डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट करें, जिसमें कि बाइट खासतौर से एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसके अंदर, खासतौर से जो उनकी टीम्स हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई साहब से और डॉक्टर फासिल से भी इन तवज्जुह से कि लेट्स हैव मीटिंग लेटर ऑन जब भी भाई साहब अवेलेबल हैं, और ये कि हम मिल के देखें कि कलेक्टिवली हम इस सिंड्रोम से कैसे नबरद आजमा हो सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आप सब लोगों का शुक्रिया। Dr. Saab, I'm sorry, you asked me to talk about that the AI module that we, if you allow me for 30 seconds. Please. और उसका actually purpose बताने का इस वक्त ये है कि I can use help from this group, and you just talked about collaboration. So just for the benefit of everybody else, we have developed a module, जो AI module है, and what we have done is we can make a video from your phone for 15 seconds, and we can calculate all your vitals, including your blood sugar. We are working on A1C also. Unfortunately, the data that we had so far, जो हमारे पास 100-150 के करीब ऑफिस में जो लोग थे, we got their data. So, and those people were between 95 to 120. And so within that range, our module works perfectly within 1 or 2 points, not a problem. But we didn't have the data for actually diabetic patients. So when it goes to 150 or 225 or 300, our module doesn't work. So I am looking for partners who are willing to work with us, help us with the data, and so that we can mature our model. And this way, I was going to answer my own question, how are we going to make it public? Now everybody will have access on their mobile smartphone. They can just make their video for 15 seconds, see what their blood sugar is, and their A1C is. So that's good. That's going to be a game changer for the whole country. So if anybody would like to partner with us, help us out, I would really, really appreciate it. Thank you very much. Thank you. With this, I would like to conclude the session. Thank you everyone for joining us. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.